यूनिट शुरू होता है सेक्शन नंबर 3 से। फटाक से 3 की बात करते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा इसको हमने कहां पे? एसेंशियल्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से तीसरा। पहला था अग्रीमेंट, दूसरा था फ्री कंसेंट, तीसरा ये था कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। उसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वहां पे फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो इज कमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट मेजर वो बेवड़े क्यों मजबूर कर, मैं देखो उन दोनों के बीच में बिठाऊं तेरे को मैं। जाने तो ऐसे ही बोल दे। नहीं नहीं जाना, ऐसी हरकतें क्यों करे गंदी गंदी। मेजर प्लस साउंड माइंड प्लस नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तीन बातें हैं। हमने जानबूझ के यहाँ पे प्लस लिखा अलग से बताने के लिए कि तीनों आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मेजर सबको समझ में आता है, मोर देन इक्वल टू 18 ईयर्स। ये अपने आसपास देखोगे आपको दिख जाएंगे कुछ लोग जो हैं साउंड माइंड, ऐसे भी दिखेंगे जो नहीं है साउंड माइंड। ठीक है, अपन अलग से पढ़ेंगे सेक्शन 12 के अंदर, और इसके अंदर वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हम स्टार्ट भी वहीं से करेंगे। इनको नाम दे देते ना अपन, लेट्स से ए बी और सी। बी छोटा सा है, सी एकदम छोटा सा है, पर ए बहुत बड़ा है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, जो बात करता है रिस्पेक्ट टू बीइंग अ मेजर। मतलब ये निकल के आया माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब इस माइनर के ऊपर आपकी बुक के अंदर 15 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आप चेक करोगे तो 15 पॉइंट्स। शुरू होगा कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय माइनस वर्ड एब इनिशियो, और खत्म होगा लॉ ऑफ टॉट्स के ऊपर। 15 पॉइंट, उनमें इंपॉर्टेंट की बात करूं, पहला, दूसरा, पांचवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले तो हमने बोल ही दिया कॉन्ट्रैक्ट विथ बाय माइनस वर्ड एब इनिशियो। सेकंड की बात करें, नो रेटिफिकेशन आफ्टर मेजोरिटी, और फिफ्थ की बात करें लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। 3 पॉइंट से ज्यादा काम किया, 15 पॉइंट है टोटल। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, सुपर इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखूंगा, बाकी मैं नहीं लिखने वाला। 1, कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय माइनर इज void ab initio। डन। मत लिखते फटाक से एक बार, void from the start। बिगनिंग है पर बस जगह नहीं है तो मैं स्टार्ट लिख रहा हूं। मतलब नॉट इनफोर्सिबल। ठीक है, फिर एक केस लॉ भी हमारे पास बहुत ज्यादा काम का। मुहेरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। आपकी बुक में बहुत खंडे से केस लॉ समझा है, मैं थोड़ा डीप में समझाता हूं। ठीक है, नॉलेज के लिए बाद में उसको मैं हटा दूंगा। केस में हुआ क्या था समझने की ट्राई करते हैं। सो वी हैव दिस गाय कॉल्ड धर्मदास घोष, उम्र 16 साल, 16 ईयर्स। इसका एक बाप होता है,
और वो बाप मर जाता है। बाप से बहुत सारी इसको प्रॉपर्टीज मिलती है, पर इसको चाहिए कैश खर्चने के लिए। कैश तो कहां से लेकर आए सर? भैया दिमाग लगाता है, भैया जाता है एक मनी लेंडर के पास और उसको जाके बोलता है कि मुझे कैश चाहिए, आप मुझे उधारी दो। मनी लेंडर बोलता है दे दूंगा, पर आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसे कैसे मैं आपको लोन दे दूं? धर्मदास घोष बोलता है ठीक है, मैं मेरे बाप की प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख देता हूं। मनी लेंडर उससे एक क्वेश्चन पूछता है, विच इज, यहां से करते हैं पहले, आर यू मेजर, क्वेश्चन मार्क, नंबर 1। यहां से रिप्लाई आता है बचपन से, यस 2। फिर यहां से यहां पे जाता है नंबर 3 के अंदर, प्रॉपर्टी के कागज, नंबर 3, और यहां से यहां पे आता है लोन। मतलब पैसा, नंबर 4। ठीक है, यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी कागज गिरवी। ठीक है, जो भैया को चाहिए था भैया को मिल गया, विच इज बहुत सारा कैश, एंड अकॉर्डिंगली भैया आप खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, केस तो बहुत पुराना है, पर ऐसे समझने के लिए नया फ़ोन ले रहे हैं, ठीक है, स्कूटी वूटी एक्टिवा ले रहे हैं, PS5 ले रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं। इसकी माँ ने, धर्मदास की माँ ने ये चीज़ देखी कि मेरा बेटा इतना खर्चा कर रहा है, तो माँ ने पूछा बेटे से, ब्रो तेरे पास ये पैसा कहाँ से आया? बच्चा था, उसने बता दिया कि बाप की ये वाली प्रॉपर्टी में गिरवी रख करा गया और सामने मैंने लोन ले लिया। माँ डर गई, माँ इसके पास गई और बोला कि हमारे वो जो कागज गिरवी रखे थे वापस दो। मनी लेंडर बोलता है दे दूंगा, आप मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। तो माँ इसके पास जाती है, ब्रो पैसा कहाँ है? ब्रो बोलता है उड़ा दिया। माँ और ज्यादा डर गई, माँ वापस इसके पास गई और बोला कि मेरे बेटे ने तो पैसा उड़ा दिया, तो पैसा तो वापस हम कैसे दे आपको, पर आप हमको हमारे प्रॉपर्टी के कागज वापस दे दो। मनी लेंडर मना कर देता है, मैटर जाता है कोर्ट में। कोर्ट में सामने 2 लोग खड़े हैं, एक मोहिनी बीबी विच इज बेसिकली मनी लेंडर की वाइफ। केस इतना लंबा चला था कि मनी लेंडर मर गया था, ठीक है, तो उसकी वाइफ ने केस कंटिन्यू करा, वर्सेस हमारा ये धर्मदास घोष। इनका मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था इन लोगों का कि सर हमने पहला स्टेप ही पूछा था उन लोगों से, सामने वाले से, आर यू मेजर करके, जिसका रिप्लाई यस आया था, मतलब हमने हमारा काम कर लिया था। यहां पे हम लगाना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टोफिल, जिसका सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि सर एक बार आपने कुछ बोल दिया फिर आप मुकर नहीं सकते, बोल दिया पत्थर की लकीर। तो हमने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एस्टोफिल मानते हुए लोन दे दिया। अब वो भले माइनर है, डजंट मैटर, हमने क्वेश्चन पूछा था, उसने हाँ बोला था, तो हमारे पास पूरा हक है ये मानने का कि वो मेजर है। अब वो माइनर है तो वो उसका प्रॉब्लम है, वी हैड डन द ड्यू डिलिजेंस, ऐसा कहते हैं। कोर्ट बोलता है देखो ऐसा है, एज पर द एक्ट्स द लॉज इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोफिल माइनर पे नहीं लगता है। इसका मतलब अगर एक माइनर बोले कि मैं मेजर हूं, ठीक है, आज लेट्स से 7 अगस्त 25, फिर 8 अगस्त 25 को बोले माइनर मैं तो मजाक कर रहा था, तो ये मजाक ही माना जाएगा। मतलब वो बोल सकता है कि मैं मेजर नहीं मैं माइनर ही हूं, और फिर उसको माइनर ही माना जाएगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ एस्टोफिल माइनर को नहीं लगता। ये कोर्ट ने बोला मनी लेंडर के साइड को, उनकी फट गई सर।
क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट था कि हमने पूछ के लोन दिया था, तो हमारी क्या गलती। उसको कोर्ट ने रफा दफा कर दिया। नाउ ये लोग ट्राई कर रहे थे अब मनी लेंडर वाले कि हम एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित करवा देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, हमें पैसा मिल जाएगा और उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जजमेंट आया वॉइड तो है पर एब इनिशियो है, जिसका मतलब ये होता है कि सर ये कागज वापस चले जाएंगे और ये पैसा वापस नहीं आएगा, भूल जाने का, और केस खत्म हो गया। सर पैसा वापस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनर उस पैसे को खर्च चुका है। अगर नहीं खर्चा होता तो वापस आ जाता, बट वो उसको खर्च चुका है एंड नाउ ही इज नॉट लायबल टू पे इट बैक। ये आपका पहला पॉइंट है। ये केस इतना डीप में आपको है नहीं सिलेबस में, मैंने पढ़ा दिया आपको। आपको तो आना चाहिए सिर्फ केस लॉ का नाम, विच इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। और उससे ये जजमेंट आया जो आपने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही 0 पढ़ेंगे उसको बुक में भी। सेकंड पे आते हैं। सेकंड अगेन अच्छा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, नो ratification after attaining majority। अच्छा पॉइंट है, दिमाग वाला पॉइंट, एग्जाम में आ चुका है। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी मतलब हमारे इसी केस के अंदर अगर ये लोग बोलते हैं इसको कि अब तू 16 से 18 का हो गया, तो जाके काम कर, पैसा कमा और अब हम पैसा लौटा, लॉ मेकर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो चीज वॉइड एब इनिशियो है वो वॉइड एब इनिशियो ही रहेगी। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि माइनर अब मेजर बन चुका है तो नाउ ही इज लायबल माइनर वाले केस के लिए, नहीं। इवन इफ माइनर बिकम्स मेजर, जो वॉइड एब इनिशियो है वो वॉइड एब इनिशियो ही रहेगा। मतलब उसको आप मेजर बनने के बाद एनफोर्स नहीं कर सकते, जो 0 है वो 0 ही रहेगा। तो मोहिरी बीबी नहीं बोल सकते इन लोगों को कि चल अब तो 18 का हो गया, अब तू पैसा कमा के वापस दे, नहीं, पैसा वापस नहीं आएगा, जो गया वो गया। मतलब ये वैलिड नहीं बनेगा मेजर होने के बाद। रेटिफिकेशन मतलब बताया था, मैं वापस बताया था एक बार, सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस या अप्रूवल, अप्रूवल रखते हैं अपन, इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। मैं को एग्जांपल देता हूं एक, एग्जाम्पल बाद में भी यूज करेंगे। मैंने बोला रणवीर भैया को कि ब्रो ब्रेक में नीचे जा और मेरे लिए 2 वड़ा पाव लेकर आ, मैं 2 वड़ा पाव खाएगा। रणवीर भैया नीचे गए और नीचे से लेकर आए दाल खिचड़ी, और मुझे बोला कि सर क्या वड़ा पाव खाओगे, इतने फूले हुए और फूल जाओगे, आप दाल खिचड़ी खाओ, गुड फॉर योर हेल्थ। मुझे लगा कि हाँ यार भैया सही बोल रहे हैं। मैंने उसको बोला ओके मैं दाल खिचड़ी खा लूंगा। इस ओके को बोलते हैं रेटिफिकेशन, सब्सीक्वेंट अप्रूवल। पहले अप्रूवल नहीं था, बाद में अप्रूवल हुआ, दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। तो हम बोल रहे हैं माइनर के केस में रेटिफिकेशन नहीं होगा, जो मना था वो मना ही रहेगा। जस्ट बिकॉज वो मेजर हो गया मतलब वो एनफोर्सेबल नहीं हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो अनएनफोर्सेबल ही रहेगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट। बोलिए सुनो, डजंट मैटर, कुछ भी करना आपने, कुछ भी करा आपने, आप ऐसा मायने बोल सकते हो सॉरी, कुछ भी कर सकते हो आप। हाँ तो उठाया ना, पुणे पॉश केस में क्या हुआ, चिट्ठी लिखी, बच गए ना। माइनर तब तक कुछ भी कर सकते हो आप। थर्ड पॉइंट काम का था, सेकंड पॉइंट काम का था, ठीक है। थर्ड कनेक्टेड है, आई थिंक आपकी बुक में लिखा हुआ है
कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आते हैं मॉड्यूल के अंदर। नंबर 3, क्योंकि ये कनेक्टेड है हमारे केस लॉ से। माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हमारे केस लॉ से कनेक्टेड है। धर्मदास घोष वाले केस लॉ के अंदर हमें पैसा इसलिए वापस नहीं देना पड़ा था क्योंकि हमने उसको खर्च कर दिया था, और क्योंकि आपने खर्च कर दिया यू आर नॉट लायबल टू पे इट बैक। मतलब आपने फायदा उठा लिया था, यू आर अ बेनिफिशियरी। लॉ में क्या बोलता है, बेनिफिशियरी बन सकते हो, आप लायबल कभी नहीं बन सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा सकते हो, बट कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी आप लायबल नहीं होंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 3। इतना काम करते हुए आप बुक में से देखते हैं। ये तो पहले इंट्रोडक्शन आ गया, देख लेते एक बार। मीनिंग, capacity refers to the competence of the parties to make a contract. It is one of the essential elements to form a valid contract. आगे, who is competent to contract? Section number 11 बोलता है every person is competent to contract who पहला has attained the age of majority, ठीक है, जो बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद सेकंड के ऊपर आते हैं, is of sound mind और is not disqualified from contracting by any law to which is subject, ठीक है, उसके बाद में आते हैं। पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, एज ऑफ मेजोरिटी। In India, the age of majority is regulated by Indian Majority Act 1875। हमें obviously उसको याद नहीं करना। Every person domiciled जहाँ से आप belong करते हो, every person domiciled in India shall attain the age of majority on the completion of 18 years of age and not before. The age of majority being 18 years, a person less than that age even by a day would be a minor. Law पे आते हैं, 15 है पहला, super important. A contract made with or by a minor is void ab initio। लिखा उसने इसका इंट्रोडक्शन, a minor is not competent to contract and any agreement with or by a minor is void from the very beginning। फिर केस लॉ बहुत ही गंदे से उसने बताया, छोटा सा। In the leading case of मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, Mr. D, a minor, mortgaged his house for 20,000 to money lender, but the mortgagee, that is money lender, has paid him 8,000 loan। Subsequently, the minor had filed a suit for cancellation of the contract. Held, मतलब judgment आया, the contract is void as Mr. D is a minor and therefore he is not liable to pay anything to lender। अब not liable to pay anything to lender आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आ सकता, आपको उसको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा थर्ड पॉइंट के साथ। क्योंकि थर्ड पॉइंट है इसलिए ये पॉइंट है, क्योंकि थर्ड पॉइंट बोलता है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अंदर का देखते हैं, though a minor is not committed to contract, nothing in the act prevents the minor from making the party bound to him। Thus, a promissory note duly executed in favor of minor is not void, क्योंकि माइनर को फायदा पहुंच रहा है, and can be sued by him because he, though incompetent to contract, may yet accept a benefit। पार्टनरशिप का रेफरेंस दिया, आगे भी ये पॉइंट आने वाला है, मैं पढ़ लेता हूं फिर भी यहाँ पे। A minor cannot become partner in a partnership firm, however, he may with the consent of the other partners, all the partners, be admitted to the benefits of partnership। The profit sharing ratio में आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, लॉस में लायबिलिटी में कुछ नहीं करने का। ऑलरेडी पढ़ लिया एग्जांपल नंबर 2। A mortgagee was executed in favor of a minor, held he can get a decree मतलब कोर्ट ऑर्डर for the enforcement of the mortgage। आपके बेनिफिट में है तो इट इज वैलिड। सेकेंड इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई, ठीक करना, सिंपल भाषा में ठीक करना। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द अग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एज द ओरिजिनल अग्रीमेंट इज void ab initio and a void agreement can never be ratified। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी कनेक्टेड है, पढ़ लेते हैं एक बार जो हमने अभी डिस्कस किया कि आप अगर माइनर हो तो आप सॉरी बोल के बच सकते हो सर। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। देख उसी केस को नीचे कंटिन्यू करा। A minor has falsely induced, ठीक है, झूठ बोल के, as a major and contracted with Mr. X for loan of 20,000। When Mr. X asked for the repayment, A denied to pay। He pleaded that he was a minor, so cannot enter into any contract। Held मतलब judgment आया, A cannot be held liable for repayment of the amount, however, if he has not spent the same
ही मे बी हैज टू रीपे। मैं तो पढ़ा चुका आपको, ये खर्चा नहीं करा तो वापस ले सकते हैं, कर दिया नहीं ले सकते। But the minor shall not be liable for any amount which he has already spent even though he received the same by fraud, जो दीदी ने पूछा था अभी। Thus a minor can always plead minority and is not stopped from doing so even where he had produced a loan or entered into some other contract by falsely representing that he was of full age while in reality he was a फिर है। हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है जो मेजर है, तो अगर आप मेजर नहीं हो, आप माइनर हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सामने वाले का ड्यूटी है वो डबल ड्यू डिलिजेंस करे कि आप सही में मेजर हो कि नहीं हो। हाँ, और आपने वो आईडी प्रोड्यूस करा था फेक वाला, में लिखा है कि सपोज आप 18 ईयर्स के हो, उसको डाउट है अगर कि नहीं यार मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, तो लोन मत देना। कोई कंपलसरी थोड़ी है कि तू लोन लेने के तो उसको देना ही पड़ेगा। नहीं मुझे डाउट है, मुझे नहीं देना, तो गई तो सामने वाले को देने। मैं बैंक के पास गया, बैंक मुझे 10 करोड़ का लोन दे, मुझे एक बंगलो खरीदना है, अरे यार ये आ गया, इसको देना ही पड़ेगा, मत देना। तो आप कोर्ट में जाके, जब कोर्ट में केस आएगा तो हम देखेंगे कि उसने उस लोन में से कितना खर्च कर दिया, जितना कर दिया उतना गया, जितना नहीं करा उतना वापस आ सकता। डाउट है मतलब इन शॉर्ट नहीं करने का, और डाउट नहीं भी है तो भी आप फंस गए। उनकी क्या गलती जो पॉश केस में मर गए, मर गए, इससे एक्सट्रीम क्या हो सकता है, क्या हुआ, ये बाहर आ गए ना, माइनर माइनर। यूएस का मैं क्या करूं, इंडिया की बात करते हैं। हाँ वापस ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, ऐसा कहता है, आप बोलोगे थोड़ी मान लेंगे। 18 ईयर्स का इज अ डिफरेंट थिंग और पैसा खर्च इज डिफरेंट थिंग। आपने 18 ईयर्स का बोल के लोन ले लिया, पर उसको आपने खर्चा नहीं करा, और सामने वाले ने प्रूव करा कि भाई वो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, उसने खर्चा नहीं करा, तो वापस ले सकते हैं ना। मतलब प्रूव करना पड़ेगा, जो लॉयर प्रूव करेगा, हम क्यों प्रूव करेंगे। माइनर उस टाइम में क्या बोलेगा कि देखो मैंने ये खरीदा ये खरीदा ये खरीदा, अब वो बता देगा कि लोन लेने के बाद मैंने खरीदा, मतलब आपने पैसे को यूज कर लिया, यूज कर लिया मतलब खत्म। आप अगर कुछ प्रूव ही नहीं कर पाए कि मैंने क्या खरीदा या कहाँ पेमेंट करा, तो हम कैसे मान ले आपने खर्चा कर लिया, तो वापस ले सकते हैं, कर सकते हैं। वो पॉइंट नंबर 5 में आएगा, इफ इट इज नॉट अ नेसेसिटी जब्त कर सकते हैं। आपने सपोज जाके एक्टिवा ले लिया, ऐसा बोल के कि मेरे बाप से पैसा ले लेना, बीइंग 17 ईयर्स ऑफ एज, और उसने आपको एक्टिवा दे दिया बिकॉज आप लेट्स से 25 ईयर्स के लगते हो, जैसा दीदी ने बोला, उसने एक्टिवा दे दिया। बाद में प्रूव हुआ कि आप तो माइनर हो, एक्टिवा वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं एक्टिवा आपका हो गया, वापस ले लेंगे। मतलब जब तक रिकवर हो सकता है रिकवर कर लेंगे, नहीं हो सकता है तो कुछ नहीं कर सकते, ये कानून है। नीचे आते हैं 1 2 3 4, 4 पॉइंट, 5वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट काम का था, ठीक है, केस सॉरी हम बाद में बुक में भी लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट ठीक है, तीसरा, चौथा भी लिख ही देता हूँ, तो फिर शॉर्ट में अपन समरी भी लिख देंगे उसके बाद में। फोर्थ, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। कंक्लूजन लिखते हैं एक बार, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 का मिलाकर, ठीक है, दोनों का मिक्स, या बीच में लिख देता हूँ, बेस्ट हो जाएगा। माइनर ने जो पैसा था उसको खर्च दिया, स्पेंट लिख देता हूँ। कंक्लूजन, कांट बी रिकवर्ड, कांट बी रिकवर्ड। पैसा नॉट स्पेंट कैन बी रिकवर्ड। उसने उससे कोई चीज खरीद ली, उसको भी आप जब्त कर सकते हो। पैसा स्पेंट ऑन
अदर देन नेसेसिटी, उसको आप रिकवर कर सकते हो, उन गुड्स को। स्पेंट ऑन गुड्स अदर देन नेसेसिटी, उसको भी आप वापस ले सकते हो, कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, ऐसे करके 4 पॉइंट है। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इतना लिख लेते हैं, जल्दी करिए। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट, हम इसे क्वेश्चन भी करेंगे आज, लिख के करेंगे, बहुत टाइम से लिखा नहीं अपन ने। बोलना भाई। इस पॉइंट में आ गया ना भाई, स्पेंट है, यहाँ पे देख मैंने जानबूझ के गुड्स लिखा है, गया गया। इससे एक्सट्रीम क्या हो सकता है, एक मिनट मुझे वाईफाई का एक्सेस मिल जाएगा। आपको शायद नहीं पता होगा उस केस के बारे में, आप बच्चे होंगे उस टाइम पे। सेकेंड, नाम सुना होगा मे बी आपने मेरे हिसाब से, पर आपको उस केस के बारे में नहीं पता होगा। चलना भाई, आया आया। हम्म, निर्भया केस 2012 में हुआ था। एक बस के अंदर कुछ 4 लोग लिखे हुए हैं, ठीक है? इन 4 में से एक माइनर था, बच गया सर। देख, जुवेनाइल मतलब माइनर, रेप किया फिर भी बच गया, और ये अब तक का इंडिया का सबसे वर्स्ट केस है रेप के अंदर, भैया बच गए। रीजन, ही वॉज अ माइनर, जुवेनाइल। 4 men have been executed for the gang rape and murder of 23-year-old student on New Delhi bus, a case that's shown a global, ठीक है जो भी है। देख, पहले हाँ बोला फिर ना बोला। जुवेनाइल अक्यूज ट्रीटेड टू लीनियंटली इन इंडिया, जो अपन पढ़ रहे हैं, जुवेनाइल अक्यूज्ड treated too leniently, भिखारी, in India, no lessons learned from निर्भया केस। आगे बढ़ते हैं। The convict was 17 years old at the time of the incident, in जो दूसरा वाला हुआ था 2017 के अंदर। He escaped from the juvenile correction home in 2019 along with 7 other boys 6 months after being sentenced. Expressing displeasure over the development, the High Court said, as a parting note, the court is once again at pains to observe that juveniles in this country are being treated rather too leniently, जो दीदी बोल रही थी, and that legislature, to the utter misfortune of the victims of such crimes, has still not learned any lessons from the horrors of Nirbhaya reported in this case. है इंडिया में क्या कर सकते हैं? 16 ऐसी कैसी बात करिए, कितना इजीली ब्रेन वॉश कर सकते हो आप 16-17 साल के इंसान को, कितना, मतलब मैं आपको बोलूं कि काम करो, वोट करने जाओ और बीजेपी वोट करना, ये करेगा वो करेगा वो करेगा, आप बोलोगे हाँ हाँ ओके, करेगा क्या किसी को नहीं पता। बट वी नीड टू हैव अ थ्रेशोल्ड ना, ऐसा सब्जेक्टिव नहीं रख सकते ना, जब उसमें मैच्योरिटी आए तब। कैसे डिटरमाइन करें मैच्योरिटी कब आए उसके अंदर? वी हैपन टू सी दिस एज एवरेज, कि 18 इयर्स के एज में उसका स्कूलिंग वूलिंग खत्म हो जाता है, कॉलेज वॉलेज स्टार्ट हो जाता है, ही सीज द रियल वर्ल्ड, थोड़ा सा कमाना वामाना भी स्टार्ट कर देता है अगर गरीब फैमिली से है तो, तब ही सीज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे वो थ्रेशोल्ड आ जाता है कि वो समझने लायक हो चुका है। अब नहीं हुआ तो ठीक है, पर हमको कोई तो नंबर रखना पड़ेगा ना, ऐसे सब्जेक्ट थोड़ी रख सकते हैं, इसके लिए 16, इसके लिए 25, इसके लिए 23 रख देते हैं,
कैसे कर सकते, पागल, कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, उससे और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इस केस में इतना, फिर उसमें एक्सेप्शंस, इस केस में इतना, फिर उसमें एक्सेप्शंस, आप डिटरमाइन कैसे कर सकते हो? 18 फिक्स, 1875 नहीं दिया, 1875 बेवड़े, साल तो देख तो एक बार। नहीं एक्ट बने ना अपने, जैसे मुंबई के अंदर को दारू पीना है अगर, खरीद कर 21 साल होना चाहिए, बार में जाके 25 साल का होना चाहिए, शादी करनी है लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21, ऐसा हमने बनाया सब अलग अलग लॉ के अंदर, बट द कॉमन पॉइंट इज 18, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अलग अलग एक्ट में अलग अलग लिखा हुआ है। हाँ, जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम देखते हैं, ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट माइनर था कि मेजर था, वही तो बोला उसको मैंने, हैज टू बी थ्रेशोल्ड ना, तो मैच्योरिटी कैसे डिपेंड करेगा? हाँ ये 25 साल का हो गया, हाँ मैच्योरिटी आ गई, इसको चलो मेजर कर देते हैं, बेटे कोई कॉमन तो होना चाहिए ना कुछ। हाँ यहाँ पे जल्दी, यूनिट नंबर 3। मैं उसको भेजा था ना उसमें, रिहैब सेंटर के अंदर, वहां पे गए, फिर थोड़ी टाइम में वापस बाहर आ गए, फिर उसको बोला कि नहीं आपको वापस जाना पड़ेगा, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एंड भैया बच गए, बाकी लोग ऊपर। हम्म, होता है ना, तो उसको जेल नहीं बोलते, इट्स लाइक मोर ऑफ आपको बदलाव करने का, ट्रीटमेंट वाला है, दर्द थोड़ा जीवन में है दर्द। जजमेंट देखा है, इसमें जजमेंट में लिखा हुआ है लड़की की तो मौत हो गई, फिर सेंटेंस डेथ पेनल्टी फॉर ऑल 4 एडल्ट कॉन्विक्ट्स, और जो माइनर था मोहम्मद अफरोज sentenced to the maximum of 3 years in prison under juvenile justice laws when the crime was committed. वाह, द 4 adults were hanged 20 मार्च 2020 को। नाइस, 7 साल केस चला ना, 7 साल केस चला। क्या हुआ? मैटर हाई कोर्ट ने बोला फांसी, फिर उन्होंने अपील करा कि नहीं फांसी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, वहां से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम के अंदर केस केस चला 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 चला, 7 साल। किसको? हाँ, बोलो कसा, ये पाकिस्तानी कसा भी नहीं बता देते को। अरे कैंडल मार्च होता रहता है, कुछ नहीं होता कैंडल मार्च से। कसाब को भी हैंग किया था, हैंग टिल डेथ, अजमल कसाब।
ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। चारों केस, पैसा खर्चा, पैसा नहीं खर्चा, खर्चा गुड्स पे, अदर नेसेसिटी, खर्चा गुड्स पे नेसेसिटी। हाँ उसको हम लिखेंगे बाद में टेबल में। प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर क्या, बाप की जो बाद में बेटे को मिलेगी। हो जाना चाहिए अब तक। डन, आगे हम आते हैं डिफिकल्ट पॉइंट पे और सीधा करेंगे एग्जाम का क्वेश्चन, आज तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से। तक 4 क्वेश्चन आए हैं, हम सीधा सबसे डिफिकल्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। आप ही पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है, जल्दी करना। वेट, मैं सीधा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा एग्जाम का, शुरू करिए आपको जो भी समझ में आता है। एग्जाम्पल 4 तक पढ़ना। दस लाइन है सिर्फ, जल्दी। पेज नंबर 2.111, एक शायद उस पर ही है, 2.111 पे होना चाहिए शायद। लेफ्ट हैंड साइड 5 बॉक्स, शायद 111 ही है। हाँ तो 100 निकाल एक बार, में निकलता है। ओ थोड़ा सा आगे आ गया, 101 होगा फिर, देखते हैं। 100, उस 100 के अंदर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही है जब अभी पढ़ रहे हो, 100% सेम। बस फर्क क्या है दोनों के अंदर, जब हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं माइनर के साथ साथ अनसाउंड माइंड भी इंक्लूडेड है, मतलब सेम चीज है फॉर अनसाउंड माइंड ऑल्सो। बट क्योंकि हम तो माइनर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ माइनर के बारे में बात करी हुई है, बाकी यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर 68, देखिए रहा। तो ये सेम पॉइंट लगता है फॉर अनसाउंड माइंड ऑल्सो, ठीक है, जो भी लिखा वर्ड टू वर्ड सब कुछ फॉर अनसाउंड माइंड ऑल्सो, ठीक है। वापस यहाँ पे आ जाते हैं और हम करते हैं फटाक से एक एग्जाम का क्वेश्चन, वर्बली करते हैं बिकॉज आपका आंसर रॉन्ग ही होगा यार, लिख के क्या फायदा होगा। मैं क्वेश्चन निकलता है 2023 में आया था यार, जहां तक मुझे याद है, देख लेता हूँ। माइनर 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 माइनर, ये रहा, हाँ हाँ, नवंबर 22, पास पेपर्स नंबर 22, टाइम बर्थ डेट 1 है, 2 का बी ना शायद, देखो मैं एक बार, थ्री का बी, ये रहा। इसको मैं एक बार नीचे कॉपी कर देता हूँ तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे इसको। अब तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है इस टॉपिक से आज तक, 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से लेकर अब तक।
लेट्स सी, पेस्ट, अब ठीक है। पूरी करते हैं, बट दो वेट करता हूं मैं, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे टोटल। पढ़ लेना चाहिए अब तक, छोटा सा क्वेश्चन तो है 6 मार्क का। स्टार्ट करते हैं। हाँ दीदी, न्यू एडमिशन बताइए। तीनों में पागल लड़की, व्हाट पहला, ऑल 3। नेक्स्ट, छोड़, सेकंड, थर्ड, ओके। हाँ ब्लैक दीदी, जल्दी करना प्लीज। मार्क्स 1 आउट ऑफ 3। हाँ, सेकंड सेकंड सेकंड, नेक्स्ट। वन आउट ऑफ 3, लड़कों की बारी। हाँ, सेकंड बेंच। हम्म हम्म नहीं आता तो आगे बढ़, टाइम नहीं मेरे पास। छोड़, तीसरा। हाँ हाँ, इनकम्प्लीट। हाँ सर, न्यू एडमिशन बोलिए। ऑनलाइन ऑनलाइन। नाइस, 0 आउट ऑफ 3। मतलब रियल आंसर भैया का उल्टा होगा। ठीक है, मैं आंसर देता हूँ ऑनलाइन का चेक करने के बाद। पहले आंसर पे आते हैं, इसके आंसर पे यस। दूसरे पे आते हैं, कितना दिया था, 15 लाख। तीसरे पे आते हैं, यस, आंसर्स थे। मेरे हिसाब से आपका जो एज है, फर्स्ट एंड थर्ड राइट होना चाहिए था, सेकंड इज डिफिकल्ट आपके एज के हिसाब से, बट फर्स्ट एंड थर्ड राइट होना चाहिए था। पहले पे ऊपर आते हैं, सर हमने खर्चा करा है नेसेसिटी के ऊपर। कहां गया कहां गया कहां गया, आफ्टर सप्लाइंग नेसेसरीज। आपने अभी पॉइंट नंबर 5 में यही पढ़ा कि नेसेसिटी रिकवर हो सकता है, तो नेसेसिटी को रिकवर करने के लिए आप केस फाइल कर ही सकते हो ना, तो पहले का आंसर हैज टू बी यस। थर्ड पे आते हैं, थर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन के अंदर लास्ट 6 वर्ड्स, पॉइंट नंबर 5 के अंदर फर्स्ट लाइन में लास्ट 6 वर्ड्स है। मैं ओपन करता हूं, the case of necessary supply to a minor or to any person whom such minor is legally bound to support। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये जो बुढ़ी है ये डिपेंडेंट है उस मेंटल बेंस वाला जो भी 21 साल वाला मिस्टर वाई है उसके ऊपर, मतलब उस पे जो खर्चा किया गया है वो भी रिकवरेबल है सर। ठीक है, तो वापस पूरी लाइन पढ़ता हूं, द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर और टू एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support, मतलब माइनर स्लैश अनसॉर्ड जो भी है, इज गवर्न बाय सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट। इसलिए बोला था मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड का आंसर राइट होना चाहिए था। सेकंड आपके लिए थोड़ा सा हेवी है पर ठीक है, सिखाता हूं आपको।
4 लाख सब पकड़ सकते हैं पूरे इंडिया में, आपको जो पकड़ना है वो है हाउस। मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू लिव इन द हाउस बिल्ट बाय हिज पेरेंट्स, वो भी तो उसका ही होगा ना, तो अपन ये बेचेगा, ये भी तो बेचेगा, सब फिर वो कहाँ रहेगा, वो उसका प्रॉब्लम। देखो तो मेरा पैसा चाहिए ना, मैं घर भी बेचेगा उसका और उसका ज्वेलरी भी बेचेगा और पैसा रिकवर कर लेगा, अज्यूमिंग ऑब्वियसली हाउस से पैसा रिकवर हो जाएगा, अज्यूमिंग ऑब्वियसली वो हाउस उसके नाम पे ट्रांसफर होगा। आंसर देखते हैं एक बार, ये रहा, ये तो प्रोविजन लिखा, हम सीधा आंसर पे आते ना। फर्स्ट का आंसर, M will succeed in filing the suit to recover the money. Second, max amount of money that can be recovered by him is 15 लाख, कहां से, 4 लाख का ज्वेलरी and rest from the house of wise parents. Last वाला, will also apply to medical treatment given to grandmother and wise legally bound to support the grandmother. हाँ 0/3, बोलिए कुछ बोल रहे थे आप। आउट ऑफ पिटी से क्या फर्क पड़ता है, आउट ऑफ पिटी मतलब उसका दुख दर्द देख के उसको उसमें दया खा के, क्या नहीं होगा, क्या था, क्या था, हाँ उसमें क्या, हाँ तो वो पॉइंट भी तो यही बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये भी तो यही बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, रिकंसाइल हो तो रहा है, रिकंसाइल हो तो रहा है, वो भी बोल रहा था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नेचुरल पर्सन, रिलेशनशिप, राइटिंग रजिस्टर्ड, वो भी तो वैलिड ही था, ये भी तो वैलिड ही तो है। हाँ मैं पढ़ता हूँ एक बार, और भी बहुत सारी छुपी हुई बातें उसके अंदर आपने नहीं रिकॉर्ड करी होगी, मैं पढ़ रहा हूँ। The case of necessary supplied to a minor or to any other person whom such minor is legal bound to support is governed by section 68 of the act. A claim for necessaries supplied to a minor is enforceable by law, वो out of pity हो या कुछ भी हो, but a minor is not liable for any price that he may promise and never for more than the value of necessaries. There is no personal liability of the minor, वो कमा के नहीं देगा उसका, but his property is liable. To render minor's estate liable for necessaries, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले पे आते हैं, आपने जो भी माइनर पे खर्चा करा, जैसे उसके माँ बाप मर गए तो किसी मामा ने चाचा ने उसको संभाला, तो आपने जो खर्चा करा, पहली बात तो वो नेसेसिटी होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेसेसिटी में बेसिकली 3 बातें आती है, ब्रॉडली 3 बातें आती है, रोटी, कपड़ा, एजुकेशन। मकान तो है ना उस चाचा का, रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, और आपकी बुक में एक और एक्सपेंस दिया हुआ है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, माँ बाप मरे ना अभी, फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो भी है, क्या होगा, हाँ यस, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइफ, और दूसरा उसके पास वो चीज ऑलरेडी बहुत क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत क्वांटिटी में ऑलरेडी है तो नेसेसिटी थोड़ी है, उसको जरूरत होना चाहिए। The minor must not have already a sufficient supply of these necessities. तो उसके पास भर भर के पूरा ड्रॉर पड़ा हुआ है कपड़ों का, तो उसको आप अभी भी कपड़े दिला रहे हो, ये नेसेसिटी नहीं है, वो लग्जरी है सर, और लग्जरी रिकवरेबल नहीं होता है। आगे, necessaries means those things that are essentially needed by a minor। क्वेश्चन पे आते हैं सर, दिमाग लगाते हैं, थोड़ा और डीप में जाते हैं। लेट्स से दिस वाज अपना मैटरनल अंकल, मामा खर्चा कर रहा है माइनर के ऊपर, ठीक है, हमने डिस्कस किया अभी कि सर नेसेसिटी के अंदर कपड़े आते हैं, हम यहाँ पे कपड़ा लिखते हैं, कपड़ा। अब सर कपड़ा भी तो 3 टाइप का हो सकता है, एक 150 रुपए वाला जो स्टेशन के बाहर मिलता है, दूसरा जो आप और में पहनते हैं 1500 वाला ब्रांडेड, तीसरा 15,000 वाला गुची, ये हो गया लेट्स से यूएसपीए और स्टेशन। मेरा क्वेश्चन,
सर मैं उसको एज अ मामा ये भी दिलाया, ये भी दिलाया और ये भी दिलाया, नेसेसिटी क्या? हाँ सर फर्स्ट बेंच, क्या लगता है आपको? स्टेशन वाला, पीछे भैया, स्टेशन वाला, जल्दी बोलना भैया, स्टेशन वाला, हाँ पीछे भैया, स्टेशन वाला, स्टेशन वाला, स्टेशन वाला, सॉरी 1500 वाला, स्टेशन वाला, औकात। सर ये भी नेसेसिटी है, ये भी नेसेसिटी है और ये भी नेसेसिटी है, डिपेंड करता है आपकी औकात क्या है। आपके और मेरे जैसा है तो हम बोल सकते हैं कि सर इवन दिस इज अ नेसेसिटी, ये है तो बहुत ही अच्छा, रिकवरेबल है ही, बट ये भी रिकवरेबल है। हाँ, आपके और मेरे लिए मामा खर्चा करता है गुची का कपड़ा, नॉट रिकवरेबल, क्योंकि वो आ जाएगा लग्जरी के अंदर। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर औकात, लिखा की बुक के अंदर अच्छे शब्दों में, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार। Necessaries mean those things that are essentially needed by a minor. They cannot include luxuries or costly or unnecessary articles. Necessary supplied extend to all such things as a reasonable person would supply to an infant in that class of society to which the infant belongs. औकात। फिर उसने एग्जांपल्स दिए, एजुकेशन, फ्यूनरल, कम विद द स्कोप ऑफ द वर्ड नेसेसरीज। लास्ट लाइन कितना मस्त लिखा उसने, यूटिलिटी रादर देन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरियन। यूटिलिटी आप पढ़ चुके हो इकोनॉमिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वांट सेटिस्फाइंग पावर, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ऑर्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कार्डिनल के अंदर बोलते हैं यूटिल्स, मुझे इतने यूटिल्स की खुशी मिली, 250 यूटिल्स है, गंदा कंसेप्ट है। आप पिज्जा का, हाँ इसमें 250 का खुशी मिला मुझे, कितना गंदा कंसेप्ट है। फिर ऑर्डिनल आया, आप रैंक देते हो, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर होना चाहिए, मतलब नेसेसिटी होना चाहिए, रादर देन ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब लग्जरी, मेटाफर्स यूज करें। एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, इसको हम लिख भी चुके हैं इसको। एस बीइंग अ माइनर परचेज अ लैपटॉप फॉर आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे ही मैंने पढ़ा ऑनलाइन क्लासेस मतलब एजुकेशन, यहां लिखा होता ना गेमिंग, पूरा आंसर चेंज हो जाता। तो एस बीइंग अ माइनर परचेज अ लैपटॉप फॉर आवर ऑनलाइन क्लास मतलब एजुकेशन, 70,000 का ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ शॉप, बट रिकवरेबल है सिर्फ 20,000। The shopkeeper could hold S personally liable and could recover any amount recoverable through her assets, that is up to 20,000। मैं शॉपकीपर होता, मैं लैपटॉप लेके वापस आ जाता। Why would I take 20,000 लैपटॉप लेके वापस आ जाने का? नीचे तो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम पेज नंबर 100 पे जो लिखा है उसको भी पढ़ ही लेते हैं सर, फिर उसको क्यों छोड़ना, साथ में खत्म करते हैं, सेम ही लिखा हुआ है। ये रहा 68, claim for necessary supplied to persons incapable of contracting. If a person incapable of entering into a contract or anyone whom is legally bound to support, मैंने कहा था word to word same है, is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। क्योंकि माइनर और ल्यूनेटिक कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते। ये आपने लिखा हुआ है आज के क्लास के अंदर अपनी फर्स्ट पेज पे, सेकंड पॉइंट, साउंड माइंड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब अनसाउंड माइंड मतलब ल्यूनेटिक कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता सर। एग्जांपल भी दिया हुआ देख, ए सप्लाइज बी अ ल्यूनेटिक और अ माइनर, ठीक है, दोनों का वर्ड है, with necessaries suitable to his condition in life, A is entitled to be reimbursed from B's property। To establish his claim, the supplier must prove not only that the goods supplied were to a person who was minor lunatic, but also that they were suitable to his actual requirements at the time of the sale and delivery। उसको उसकी जरूरत थी, मतलब नेसेसिटी था। बोलना जल्दी बोल। 4 लाख, ऑब्वियसली 4 लाख। हाँ पूरा मेरे आधे घंटे की तूने बजा दी, क्या करिए लाइफ में, पूरा नीचे वापस काम में जाएगा।
आ गया, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5 था। देखना मैं इसको कैसे लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 5, ई मोस्ट इंपॉर्टेंट, liability or necessaries। एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मस्त वाला, एक माइनर स्लैश अनसाउंड माइंड, ये अनसाउंड माइंड मेजर भी हो सकता है। दूसरा इसके ऊपर डिपेंडेंट, ओके। फिर हमारा तीसरा आदमी खर्चा किया दोनों के ऊपर, इसके ऊपर नंबर 1, इसके ऊपर नंबर 2, आगे इसकी प्रॉपर्टी, इसमें से 1 + 2 रिकवर। ठीक है, सारे पॉइंट्स आ गए आ गए। एक और इसमें चीज ऐड करते हैं, चलो 1 को थोड़ा और डीप में लेके जाते हैं। लेट्स से 1 के अंदर आया 4 चीजें, ए, रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, PS5, आईफोन, गेमिंग लैपटॉप, ABCDEF, गेमिंग लैपटॉप। नीचे आते हैं, 1 + 2 जो लिखा हमने, इसको थोड़ा और डीप में लेके जाते हैं। वन में A + B + C प्लस डन, थोड़ा और डीप में हो गया। तो रिकवर होगा प्रॉपर्टी में से दोनों वाला, जो आपने माइनर अनसाउंड पे करा वो भी, और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है माइनर अनसाउंड पे उस पे भी। उसमें जनरली मेडिकल नेसेसरी, उसमें भी नेसेसरी ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेसेसिटी, यहाँ पे भी नेसेसिटी, लास्ट में माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। दूसरा जो गलती करी 2-3 बच्चों ने, माइनर कैन बी सूड फॉर रिकवरी ऑफ necessities from his property only upon becoming major। देखते हैं वापस, माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, ठीक है। माइनर कैन बी सूड फॉर रिकवरी ऑफ नेसेसिटी फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी ओनली अपॉन बिकमिंग मेजर। और अनसाउंड माइंड रहते तो कभी भी सर, जो आपको चाहिए अपना पैसा वापस तो आप ले सकते हो। एंड योर पॉइंट नंबर 5 इज डन। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे हिसाब से तो।
कॉपी करना है तो कर लो, आपकी मर्जी। मैं तो ऑनलाइन वालों से बात कर लेता हूँ। सर अगर एस के पास इनहेरिटेंस से घर होता, शी वुड हैव टू पे फुल, हाँ सारा का सारा। एंड अगर उस क्वेश्चन में घर ना होता, सिर्फ 4 लाख। देखा ना हमने, प्रॉपर्टी ओनली, ओनली। सर 15 to 19 की एज तक हेल्प की, देन एट द एज ऑफ 20 ओनली दैट कैन रिकवर। दे 18 तक वाला प्रॉपर्टी में से, 18 के बाद वाला उससे काम करवा के, 18 तक वाला सिर्फ प्रॉपर्टी से, 18 से 19 में जो खर्चा करा वो तो रिकवर कर सकते हैं ना उससे काम करवा के, क्योंकि तब वो मेजर था। ये 13 16 की एज तक हेल्प की, देन 18 की एज पे रिकवर, हाँ यस 18 की एज के पे उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर। परफेक्ट। हाँ बहन, कौन 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 कौन? हाँ वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया। यहाँ पे देख हम पैसे की बात करें, रुपी। ये हो गया आपका नंबर 3। इसकी 100% ले सकता है अगर उसके पास है तो, क्योंकि तो वैसे ही कम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, साउंड माइंड है, मेजर है, सब कुछ है, ऑब्वियसली रिकवर कर सकते हैं। उससे हम अदर देन प्रॉपर्टी भी रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वो माइनर और अनसाउंड थोड़ी है। पर हम टॉपिक माइनर वाला पढ़ रहे हैं ना, हमने सिर्फ माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। The minor की younger siblings are also considered dependent on him, right? क्वेश्चन वाले को बताना पड़ेगा, मैं अज्यूम कैसे कर लूं कि उसके सिबलिंग्स पे डिपेंडेंट है? हाउ कैन आई अज्यूम? क्वेश्चन को बताना पड़ेगा ना। इफ दे आर यंगर टू हिम, तो बेवड़े वो भी माइनर हो गए ना, सेम प्रोविजन उन पे भी लगेगा अगर वो भी माइनर है तो। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। हम्म। वेटिंग। अब सारे पॉइंट्स आसान है, एक भी पॉइंट डिफिकल्ट नहीं है। सिक्स, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन हाउ फॉर इन्फोर्सिबल। सर गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट करेगा माइनर के बिहाफ पे, और जो भी वो करेगा माइनर को बाइंड करेगा, एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, पढ़ते ना एक बार, बाद में शॉर्ट में लिख लेंगे उसको। दो अ माइनस अग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोला हमने उसको, दो अ माइनस अग्रीमेंट इज वॉइड, हिज गार्डियन कैन, मैंने भी वर्ड से गार्डियन लिखा वहां पे डायग्राम के अंदर, कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ, और वो वैलिड भी होगा। Where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of the minor, there will be a valid contract which the minor can enforce. But all contracts made by the guardian on behalf of the minor are not valid. Example दिया उसने कि सर आप माइनर के लिए कोई इमोरल प्रॉपर्टी खरीदो, वो सब नहीं चलेगा। उसको क्या समझ में आएगा बेचारे को कि जमीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए? हाउ इज इट अ नेसेसिटी? बोलता है बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। फॉर इंस्टेंस, द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
हाँ, अगर गार्डियन को कोर्ट ने अपॉइंट करा है तो सब कुछ कर सकता है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्डियन, ठीक है, लेट्स से उस बच्चे का बेचारे का कोई था नहीं, या था पर किसी को उसको सपोर्ट नहीं करना था, तो कोर्ट ने उसका एक गार्डियन अपॉइंट करा, वो फिर सब कुछ कर सकता है माइनर के बिहाफ पे, ठीक है, कुछ काम का नहीं। सेवेंथ अच्छा पॉइंट बाद में करते हैं, पहले एट्थ पे आते हैं। कितना ऑब्वियस पॉइंट है, आप उसको लॉजिक बुक में तो लिखा नहीं है, आप लॉजिकली पढ़ो तो उसको। हमने अभी भी पढ़ा कि सर माइनर लायबल कभी नहीं होता है पर्सनली। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है लायबिलिटी मोर देन असेट। जब माइनर के केस में लायबिलिटी जीरो होती है तो लायबिलिटी कभी भी असेट ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। हाँ, इंसॉल्वेंसी मतलब लायबिलिटी मोर देन असेट। माइनर के केस में लायबिलिटी इज ऑलवेज जीरो, मतलब वो कभी इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। A minor cannot be declared insolvent as he is incapable of contracting debts and dues are payable from his personal properties of the minor and he shall never be held personally liable। सब लिख चुके अपन ऑलरेडी। सेवन बचा, सेवन को मार्क कर देता हूं। नाइन्थ अगेन पढ़ लिया हमने। A minor being incommitted to contract cannot be a partner in a partnership firm, but under section 30 of the Indian Partnership Act he can be admitted to the benefits of partnership। इन पढ़ चुके सर। नीचे 10th 11th इंपॉर्टेंट, और तो सब बकवास ही हैं पर पढ़ लेते हैं। चल सेवेंथ एग्जाम्पल से कर लेते हैं। सेवेंथ सपोज दिस इज मिस्टर ए और इसकी शादी है। इसने कांटेक्ट किया अरिजीत सिंह को कि ब्रो तू यहाँ पे आएगा और परफॉर्म करेगा। उसको डेट भी बता दी 14 फेब आपको आने का है शादी के अंदर और परफॉर्म करने का। अरिजीत बोलता है ठीक है मैं आ जाएगा, पैसे की बात भी कर ली, 60 लाख रुपए लेता है वो, जो भी है पैसे की बात भी सब कुछ हो गया। नाउ अरिजीत आपको इन्फॉर्म करता है 10 तारीख को, बोलता है ब्रो मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं यूएस जा रहा हूँ कॉन्सर्ट में, वहां पे ज्यादा पैसा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप एज मिस्टर ए फटाक से जा सकते हो कोर्ट, और कोर्ट से इसको ऑर्डर आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, विच बेसिकली मीन्स कोर्ट बोलेगा कि ब्रो तेरे को यहां पे जाना ही पड़ेगा, नहीं गया तेरी मस्त वाली बजाएंगे। मतलब आपने जो कहा था आपको वो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कहा था वो करना पड़ेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पर हम ये पढ़ ही नहीं रहे सर, हम तो पढ़ रहे हैं कि हमारे मिस्टर ए ने कांटेक्ट किया इंडियन आइडल जूनियर के एक सिंगर को कि ब्रो आपको आना है शादी के अंदर और आके यहाँ पे परफॉर्म करना है 14 फेब अगेन। 10 तारीख को इन्फॉर्म करता है ये हमारा इंडियन आइडल जूनियर वाला बंदा कि ब्रो मेरी बोर्ड्स की एग्जाम है तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ उसका, तो देख शादी में शायद नहीं आ पाऊंगा। वहां कसम आ गई सीधा कोर्ट कि इसको ऑर्डर दो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। लॉ में क्या बोलता है घंटा, नो पढ़ने दो उसको बोर्ड्स का, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते वो करने के लिए जो उसने कहा था करने को। मना कर दिया ओके नहीं कर रहा, कैन नॉट फोर्स हिम। A minus agreement being absolutely void, there can be no question of specific performance of an agreement। तो उसने को समझाया नहीं, मुझे समझाना पड़ा, ठीक है। हाँ यूनिट नंबर 4 एंड 5, स्पेशली 5 लेके जाता हूँ, देखो वहाँ पे यूनिट नंबर 5 में आएगा, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएगा। अंदर यूनिट नंबर 5 में जाते हैं। चलो यूनिट नंबर 5 के अंदर रेमेडीज, रेमेडीज के अंदर 5वां पॉइंट
मेरा यूनिट नंबर 5 मेरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं फटक से जावे एग्जाम्पल साले में मैं एग्जांपल दे दूंगा where damages are not an adequate remedy in case of breach of contract the court may in its discretion on a suit for specific performance direct party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract हमने डिस्कस किया एक हैक देता हूं मैं आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं अगर वो रेयर है या वो यूनिक है तो इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये माइनर की बात नहीं करें अपन अदर माइनर की बात करें एग्जांपल लेते हैं ना दिमाग में क्वेश्चन आया सर्च करें एक बार शायद मिल जाए जल्दी से सर्च करता हूँ 7 मार्क का क्वेश्चन आया था एग्जाम में A and B enter into a contract to supply a unique item alternate to which is not available in the market. A refused to supply the agreed unique item to B. What directions could be given by the court for breach of contract? Specific performance. Reason? अरे भाई मुझे कहीं और मिलने ही नहीं वाला है अगर कहीं और से मिल जाता तो मैं तुझसे डैमेज ले लेता सपोज तुझसे मैं लेना था 10 लाख में मैंने कहीं और से लिया 12 लाख में तो मैं तुझसे 2 लाख रुपए ले लेता डैमेजेस पर भाई इसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है ऑल्टरनेट ही नहीं है तो मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा कि भाई उसको बोल कि मुझे बेचे आपको बेचना ही पड़ेगा आंसर देखें इसका एक बार विच इज मॉडल पेपर नंबर 3 का 1 का 3 आया 3 आया वाओ तेरा सब specific performance where there is a breach of contract for supply of a unique item mere monetary damages may not be an adequate remedy for the other party in such a case the court may give the order to specific performance and direct the party direction dena court ka in breach to carry out his promise according to the terms of the contract कि भाई 14 फरवरी को जाना है तो जाना है Here in this case, the court may direct A to supply the item to B because the refusal to supply the agreed unique item cannot be compensated through money. भैया ने पूछा तो मैंने बता दिया तो फिर डैमेजेस अब तो बेच ही नहीं सकते ना उसको जिसको आपने कहा था अब डैमेजेस मतलब जो नुकसान हुआ का भुगतान करना पड़ेगा यूनिट नंबर 5 में आएगा नुकसान अरे वापस 7 8 9 10 11 आखिरी 6 पॉइंट 10 11 12 13 14 15 एक भी डिफिकल्ट नहीं हाँ दिमाग है डिफिकल्ट नहीं है हम 10 की बात करते हैं ये आगे भी आएगा यूनिट नंबर 9 में मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ चल एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ सीधा काम की बात करते हैं टू द पॉइंट 2 केस बनाता हूँ ठीक है प्रिंसिपल एजेंट थर्ड पार्टी प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला तू मेरे लिए मेरी कार बेच करा कार सेल कर कम से कम 10 लाख में एजेंट जाके बेच के आता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे कार को 7 लाख में तो जो बोला था वैसा नहीं करा तो मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे पहले वाले केस के अंदर उम्र थी एजेंट की 16 साल यहाँ पे 32 साल
दो क्वेश्चन पे आते हैं, दोनों के अंदर सेम क्वेश्चन दोनों के लिए। पहला, इज सेल बाइंडिंग ऑन पी, पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा, इज ए लायबल टू पी फॉर लॉस। दोनों का क्वेश्चन सेम। हम आंसर पे आते हैं, दोनों के आंसर पे आते हैं। यहाँ पे यस, यहाँ पे यस, दोनों के अंदर सेल बाइंडिंग है, मतलब आपको वो कार बेचना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट, नो यस, इसका मतलब ये निकल के आया कि सर फर्स्ट केस के अंदर यहाँ से यहाँ पे आएगा 7 लाख और यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इस वाले केस के अंदर यहाँ से यहाँ पे आएगा 7 लाख और बचा हुआ 3 लाख जो इसने हगा था उससे लेंगे, तो प्रिंसिपल का पूरा 10 लाख रुपए मिल जाएगा। 3 लाख एजेंट से मिलेगा क्योंकि उसने वो नहीं किया जो मैंने उसको कहा था। बोलता जा, तो एजेंट मना करेगा 10 लाख में नहीं बिक रही, मतलब जरूरी उसने बोला तो बेच कर ही आएगा। मैं तुझे बोला मेरा घर बेच करा 1 करोड़ में, सब बोल रहे नहीं 40 लाख 40 लाख 40 लाख, अच्छा 1 करोड़ है ही नहीं, चल 40 लाख में ले जा, मत बेच, बोल दे उसको कि नहीं बिक रहा 1 करोड़ के अंदर, किसी बात करते हैं। ऑब्वियसली हाँ, दोनों केस के अंदर। चल वो भी लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इज एजेंट या डस एजेंट हैज राइट टू कमीशन। यस यस। सेकेंड केस, बोलो हाँ। सेकेंड केस के अंदर सपोज का ब्रोकरेज डिसाइड हुआ था, ये भी सिलेबस में यूनिट नंबर 9 के अंदर, सपोज का ब्रोकरेज डिसाइड हुआ था 3%, तो 3% उसको 10 लाख पे नहीं 7 लाख पे मिलेगा, जितना उसने जितने में उसने बेचा उस पे मिलेगा। हाँ बोल, जल्दी बोल। किसने बोला था ऐसा? तो अकाउंट्स के कंसाइनमेंट का टाइप ऑफ एजेंट में तीसरा वाला डेल क्रेडिट की बात कर रहे हैं। हाँ, हम डेल क्रेडिट की बात नहीं कर रहे, हम एजेंट की बात कर रहे हैं। डेल क्रेडिट में लिखा हुआ है कि वो लायबल नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं होगा तो नहीं होगा। डेल क्रेडिट ना, डेल क्रेडिट क्या, जो तू सोच सकता है मैं ऑलरेडी सोच चुका। इसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर 9 के अंदर, सफारी के अंदर आईसीए बीओएस के अंदर स्टडी मटेरियल फाउंडेशन इंग्लिश, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, घड़ी 700 350। Yes, sir. Let's have a look. He appoints M, a minor, as his agent to sell his watch for cash at a price of not less than 700. M जो minor है sells it to D for 350. Is the sale valid? हाँ, is valid. Explain the legal position of M and D referring to provisions of contract act. कुछ भी recoverable नहीं होगा. According to the Indian Contract Act, as between the principal and third person, any person, even a minor, may become an agent, but no person who is not of the age of majority and is of sound mind can become an agent to be responsible to the principal. Thus, if a person who is not competent to contract is appointed as an agent, the principal is liable to third parties for the acts of the agent. Thus, in the given case, D gets a good title, जिसको आपने बेचा था उसको वाइट टाइटल मिलेगा. M is not liable to A for his negligence in the performance of the duty. ये रहा उसका समरी, हमने आपको पढ़ा दिया पॉइंट नंबर 10। यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार।
A minor can act as an agent, but he will not be liable to his principal for his acts. A minor can draw, deliver, and endorse negotiation instruments without himself being liable. आप तो कभी liable होते ही नहीं हो सर. 11th एग्जाम का क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका, वैसे तो आपको पॉइंट में वापस पढ़ा देता हूँ. हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था एक्टिवा वाला. सर एक माइनर एक्टिवा लेकर आया, बोला पैसा मेरे बाप से ले लेना. बाप लायबल नहीं है. आप ऐसे कुछ भी हक के आ जाओ, बोले बाप से ले लेना, नहीं ऐसा बाप नहीं देगा अनलेस बाप ने आपको ऑथराइज ना कराओ या दुकान वाले को बोल ना रखा हो कि मेरा बच्चा आएगा उसको तू दे देना, पैसा मैं दे दूंगा. अगर ये वाली बात है तो देना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा बच्चा गया दुकान पर, जाके बोला कि मुझे डेयरी मिल्क दो, किंडर जॉय दो, पैसा बाप से ले लेना. दुकान वाला दे भी देता है, हाँ ले पैसा बाप से ले लूंगा. फिर पैसा बाप से लेने जाएगा, बाप मना कर देगा, दुकान वाला कुछ नहीं कर सकता. हाँ किंडर जॉय खाया नहीं है तो वापस ले सकते हैं, खा लिया तो अगले दिन हक के निकल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा. You will not get it back for sure. देखते हैं क्या बोलता है. Minor cannot bind parent or guardian in the absence of authority. ठीक है, ऑथराइज नहीं करा है माँ बाप ने. In the absence of authority, express or implied, an infant is not capable of binding his parent or guardian, even for necessaries. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent for parents. मतलब जब ऑथराइज कर रखा है. बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है. Are a minor entered into contract for buying a scooty from the dealer and mentioned that her parents will be liable for the payment of the scooty. The dealer sent a letter to her parents for money. The parents will not be liable for such payment as the contract was entered by a minor in the absence of their knowledge. बहुत ही आसान एग्जाम का क्वेश्चन था. पर 13 12 बहुत ही आसान है. बोलना तो हम पढ़ चुके ना बहुत पहले ही. पॉइंट बोल रहे हैं बाप से नहीं ले पाओगे, माइनर से भी नहीं ले पाओगे, बस स्कूटर तो वापस ले पाओगे ना. तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी. 12 जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट. तो एडल्ट लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा. पढ़ लेते फिर भी. इन सच अ केस द एडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर. एक केस और काम का नहीं, पढ़ लेते हैं. इन साइनदास वर्सेस रामचंद वेयर देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर्स, one of them was a minor. It was held that vendor could enforce the contract against the major purchaser, not the minor. 13, 14, 15. 13 ये अपने सिलेबस में है, यूनिट नंबर 7 में आएगा. मैं आपको एक बार बता देता हूँ. अच्छा ब्लैंक पेज खुल गया. 3 लोग होते हैं देख. यूनिट नंबर 7 में वापस आएगा, ध्यान से सुनना. ये अपना असेट है फॉर द फ्यूचर. वी हैव समवन कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, जो गया एक क्रेडिटर के पास लोन मांगने के लिए. क्रेडिटर ने डेटर का मुंह देख के बोल दिया कि मैं लोन नहीं देगा, मुझे भरोसा नहीं कि तो रीपेमेंट करेगा, तो कुछ गिरवी रख. डेटर बोलता है मेरे पास कुछ गिरवी रखने को है ही नहीं. क्रेडिटर मना कर देता, मैं लोन नहीं दूंगा तेरे को. ये भैया जाते हैं एक दूसरे बंदे के पास और जाके अपना दुख दर्द बताते हैं कि देख मैं उसके पास गया, सारे ने मुझे लोन ही नहीं दिया, उसको विश्वास नहीं मेरे ऊपर, ऐसा ऐसा करके. ये बोलता है रुक मैं संभालता हूँ. ये भैया इसके पास जाता है और कुछ बातचीत करके आता है. जैसे ही बातचीत करता है, माँ कसम ये इसको लोन दे देते हैं. अब ये भैया कंफ्यूज्ड है कि साले तूने इसको ऐसा तो क्या बोला. ये भैया बोलते हैं जो बात करने गया था, मैंने उसको बोला कि अगर तूने रीपेमेंट नहीं करा तो रीपेमेंट मैं अपनी जेब से करूंगा. बीकॉम वाले इसको बोलते हैं गारंटर, सीए कर रहे हैं इसको बोलेंगे श्योरिटी. कि मैंने क्रेडिटर को बोला कि तू उसको पैसा दे ही देगा, और अगर तूने पैसा नहीं दिया तो पैसा मैं उसको अपनी जेब से दूंगा, ऐसा मैं उसको बोल कर आया. मतलब नाउ ही हैज भरोसा कि उसको अपना पैसा मिल जाएगा, और इसलिए उसने तुझे पैसा दिया है. ऐसी 3 पार्टीज होती है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. एक सेकंड देखता हूँ फटाक से मिल जाता है तो मैं आपको उसका डायग्राम बताता हूँ. अगर मिल जाता है मुझे तो जीमेल के अंदर 1.1 शायद. कैसी बात कर रही है. अगर किसी आदमी का बिजनेस है लोन देने का, मेरा बिजनेस नहीं है लोन वोन देने का, मेरी औकात है पर मेरा बिजनेस नहीं है लोन वोन देने का, मैं क्यों लोन दूँ. गधा मुझे को उससे पैसा वापस मांगने की, मेरा खुद का पैसा कहीं पे ब्लॉक हो जाए उसको पैसा दे दिए, इसलिए व्हाई वुड आई गिव लोन.
मैं तो भरोसा दे रहा हूँ ना कि वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, मेरा धंधा थोड़ी लोन देने का, व्हाई वुड आई गिव। ये तो ऐसी बात हो गई, तूने उसको बोला कि मुझे पैसा दे, वो पैसा दे सकती है पर तेरे को पैसा दे नहीं रही है, तो उसने बोला कि यार तू दे दे उसको, नहीं तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगी, तो मुझे बोले उससे मांग लेती हूँ ना, तो उसका काम ही नहीं पैसा देने का, तो देखो कि पैसा देगी पागल लड़की। समझा कि नहीं समझा? इसका बिजनेस है, उसके पास जा रहे हैं अपन, बैंक के पास। IC 1.1 सर्च करते हैं, इंशाल्लाह शायद मिल जाए जल्दी से। गिफ्ट नहीं चाहिए था मुझे वैसे। इसको ओपन करते हैं की नोट में। ये जब इंटर में था तब का नोट्स है। Done. चलो बाद में सर्च करता हूँ। हाँ मैं क्वेश्चन पे आ रहा था, ये बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, सुनना। दुनिया में 8 केस बन सकते हैं, मैं आठों केस बना देता हूँ, अगर आप बिना बुक में देखे ट्राई करो तो दिमाग का यूज होगा बहुत सारा। प्रिंसिपल डेटर, ये श्योरिटी, ये और क्रेडिटर। मैं बुक में मत देखना भैया, तुरंत बुक में देख रहा है, भाग रहा है सुबह सुबह, घर से हक के नहीं आया भाई, देखना इधर प्लीज। 15, 18 एज लिख रहा हूँ, 15, 15, 18, 18, 18, 18, 15, 18, 18, 15, 15, 18, 18, 18, 18, दो कैसे बन सकते हैं? 15, 15, 18 में नहीं लिखा मैंने अब तक, नहीं लिखा, 18, 15, 15 बचा होगा फिर। दुनिया में 9th केस बन ही नहीं सकता। हमें सिर्फ तो लगाना है इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कौन सा इनवैलिड, ठीक है, हमें इतना पता लगाना है। मैं दो आपको मैं बता देता हूँ, दिस इज वैलिड, दिस इज इनवैलिड, दो मैंने बता दिए, 6 आप बता दो, सोच लो, वेट करता हूँ, सोच लो, लाइक आई सेड, वेट करता हूँ। लॉजिक होना चाहिए आपके पास आंसर का, तो कोई बुक में से देख के कुछ भी बोल सकता है, लॉजिक क्या सर? चलो पागल, मन में कर, पूछूंगा मैं। डन हो जाना चाहिए, मन में सोच लेना चाहिए। हाँ फर्स्ट बेंच ग्रीन भैया, स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए इनमें से और कौन सा वैलिड है। रुक मैं तेरे चीज़ें आसान करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोल। नहीं पता। हाँ लास्ट बेंच ब्लैक भैया। ओके व्हाट एल्स? और कोई फोर्थ वाला, और कोई? 6 तो मैंने मार्क कर रखा है, और कुछ नहीं? फर्स्ट बेंच ब्लैक, फर्स्ट वैलिड नहीं है, ओके नहीं, फिर कौन सा वैलिड है फिर? 6 है, हाँ 6 है। फोर्थ होगा, और बस आंसर राइट है उसका, सिर्फ फोर्थ, 6 को डिस्कशन करने लायक ही नहीं है, सिर्फ फोर्थ वैलिड होगा सर, बुक में भी लिखा हुआ है, लॉजिक बुक में लिखा नहीं है। कनेक्ट करते हैं, 15 पॉइंट में से ऊपर से तीसरा या चौथा, तीसरा था, थर्ड था, माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी। यहाँ पे देख, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ एक ही तो बेनिफिशियरी है, इसकी फटी हुई है, वो नहीं देगा तो मुझे देना पड़ेगा, इसकी भी फटी हुई है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फायदा तो एक ही जन को हो रहा है ना, इसको, एंड माइनर कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी। आंसर इज फोर्थ केस। उसके अलावा आपकी बुक में एक और केस उसने अलग से समझाया हुआ है, विच इज केस नंबर 3, उस आपकी बुक में लिखा हुआ है।
लाइन पर एक बार क्या लिखा हुआ है, बट श्योरिटी कैन नेवर बी अ माइनर, ऐसा लिखा हुआ मिलना चाहिए आपको। पहले उसने केस नंबर 4 समझाया, फिर केस नंबर 3 समझाया। हाँ नहीं मिला? हाँ सही देख, क्या लिखा है? नहीं बेवड़े, वो नहीं बोल रहा, समझा नहीं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। मैं ओपन करता हूँ यूनिट नंबर 3, ये रहा, उसके अंदर ये पॉइंट, in a contract of guarantee when an adult stands surety for a minor then adult is liable to third party, अच्छा क्यों मैं लिखा ही नहीं है, as is a direct contract between the surety and the third party. Mr. X guaranteed for the purchase of mobile phone by K, a minor. In case of failure for payment, K will be liable. ठीक है, लिखा ही नहीं, अभी यूनिट नंबर 7 में आएगा, फिर छोड़ उसको, बहुत इजी है फिर यहाँ पे तो। 13 तक कोई दिक्कत नहीं सर। 14 सबसे आसान पॉइंट, माइनर एज अ शेयर होल्डर, हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर जो था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, हमने पढ़ा था कि सर इस कंपनी के अंदर आपकी लायबिलिटी होती है ओनली दी अनपेड अमाउंट। लॉ में क्या बोलता है सर, अगर ये शेयर्स फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप, इसका मतलब एक भी रुपए का लायबिलिटी नहीं है, इन दैट केस माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, बिकॉज लायबिलिटी विल बी जीरो, शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप हैं। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं तो माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वो कभी लायबल नहीं हो सकता। बोलते हैं माइनर बीइंग इनकमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर द कंपनी कैन रेसिड, मतलब कैंसिल करना, कैन रेसिड द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, बट अ माइनर मे acting through his lawful guardian become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. ट्रांसफर मतलब X ने Y को सेल करा, ट्रांसमिशन मतलब X मर गया और Y के पास वो शेयर्स आ गया, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। बाप से बेटे के पास आना इस ट्रांसमिशन, बेचना इस ट्रांसफर, इंटर में आएगा। तो 14th में कुछ भी नहीं, लाइक आई सेड। 15 थोड़ा सा दिमाग वाला है सर, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स लिखा है, फर्स्ट टाइम में लिखा है। टॉर्ट्स का मतलब सिविल रॉन्ग, कुछ गलत करना। एग्जांपल देते हैं, लेट्स से कार खड़ी है पार्किंग में, बहुत ही महंगी वाली, ठीक है, लेट्स से इट इज ऑडी, ठीक है, पार्किंग में खड़ी हुई है। सोसाइटी के एक माइनर ने इस कार को देखा और उसको लगा कि यार मेरे बाप के पास नैनो है, इसके पास ऑडी क्यों है। उसने एक पत्थर उठाया और इसका कांच फोड़ दिया, शैटर्ड। पकड़ा उसको, ये बोलता है सॉरी मैं तो माइनर हूं, नहीं चलेगा, आप लायबल होंगे, यू विल बी लायबल। ऐसा नहीं कुछ भी करके बच जाएंगे, यू विल बी लायबल। ये देख, a tort is a civil wrong, a minor is liable in tort unless the tort is in reality breach of contract। उसकी तो बात ही नहीं करें बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता, तो अनलेस वाला पार्ट हटा देते हैं। 10 where a minor borrowed a horse, बहुत मेरी लाइफ का सबसे गंदा एग्जांपल पढ़ रहा हूं मैं। 10 where a minor borrowed a horse for riding only but he was liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse। मतलब घोड़ा मैंने लिया, मैंने अपने दोस्त को दिया, मेरा दोस्त घोड़े पे कूदा और घोड़ा मर गया, ऐसा एग्जाम्पल है, पता नहीं क्या सोच के बनाया है पर है। सिमिलरली अ माइनर वाज हेल्ड लायबल फॉर हिज फेलियर टू रिटर्न सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच ही हैड हायर्ड एंड देन पास्ड ऑन टू अ फ्रेंड। ठीक है, नीचे तो अलग पॉइंट है, यहाँ तक ही है पॉइंट, इधर तक। तो माइनर इज लायबल फॉर टॉर्ट्स, सिंपल भाषा में बात करें तो। ऐसे करके आपके 15 पॉइंट है सर। डेथ हो जाती मतलब कैसी कैसी बात कर रही है, गंदी गंदी बात कर रही है। देख आपको बैकग्राउंड नहीं पता इसलिए ऑब्वियसली टॉर्ट्स का मतलब बताता हूँ आपको सिंपल भाषा के अंदर। भैया बैठा हुआ है, उसके ऊपर प्रोजेक्टर है, सब प्रोजेक्टर फटा और सीधा उसके सर पे गिरा, उसका पूरा सर खुल गया, ठीक है, हॉस्पिटल में लेकर गए।
10 लाख का खर्चा आया, ये देगा कि नहीं देगा? देगा। किस लॉ के अंदर देगा? कोई कानून तो होना चाहिए ना लेने के लिए। कौन सा कानून? कोई कानून नहीं, क्योंकि ना जानबूझ के करा, ना नेग्लिजेंस से हुआ, कोई भी कारण नहीं था, फूटा और गिर गया। पर भैया पैसा लेगा किस में? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। आप जो बोल रहे हो कि सर किसी को मार डाला, अरे दैट इज अ सेपरेट एक्ट ऑल टुगेदर, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, वो उसमें गवर्न होगा। टॉर्ट्स इसका कोई लॉ ही नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। दिस इज जनरल सिविल रॉन्ग। तू जा रही है, तूने पत्थर उठा के किसी को ऐसे मस्ती में मारा, उसको लग गई, उसको यू आर लायबल। अब तेरा इंटेंशन, उसका इंटेंट टू मर्डर नहीं था, मस्ती कर रहे थे, मेट्रो में जा रहे हैं, किसी ने आपको धक्का दिया, आप पीछे घूमे, आपने उसको ऐसे करके ऐसे मुक्का दिखाया, उसने आप पे केस फाइल करा, वो आपसे डैमेज रिकवर कर सकता है 10-20 हज़ार रुपए तक का। मेंटल टॉर्चर टॉर्ट्स में आता है, टॉर्ट्स आईपीसी में आएगा। इट विल बी आईपीसी रेप केस में, उसके लिए अलग से कानून है, तो जिसका अलग से कानून होगा उसको कानून गवर्न करेगा। टॉर्ट्स का बात कर रहा हूँ, टॉर्ट्स का कोई कानून ही नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये गिरा, उसका सर फूटा, अब उसको कितना पैसा मिलेगा? ये कोई एक्ट में लिखा थोड़ी है, जितना नुकसान होगा उतना पैसा मिलेगा। ऐसा कोई नहीं, उसका टॉर्ट अपने सिलेबस में नहीं, इसलिए आपको नहीं पता। बोल, तेरे साथ क्या कर रहे तेरे साथ? हाँ ऑब्वियसली, घर जाके सर्च करना, बैटरी। बैटरी टॉर्ट का एक टाइप होता है, बैटरी। तो हम सीएस को पढ़ाते थे, कोई सब नहीं है सिलेबस में, ठीक है। 15 पॉइंट है सर, मैं वेट करता हूँ 3 मिनट आपके 15 पॉइंट पढ़ने का, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। जल्दी करिए, 15 पॉइंट्स आपके पास पढ़ने के लिए, 3 मिनट भी आपके पास, लिखेंगे लास्ट में। पागल हो गया क्या? हाँ, आईपीसी में आएगा ना बेवड़े, ड्रंक एंड ड्राइव टॉर्ट कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है माइनर कैन बी एन एजेंट, एक्ट में लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा है बॉडी बिनीशो, पर एक तरफ लिखा है कि वो एजेंट हो सकता है, तो जो एक्ट में लिखा है तो हो सकता है ना। नहीं लिखा होता तो नहीं हो सकता था, क्योंकि बॉडी बिनीशो हो जाता कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। तो जब एक्ट खुद ही बोल रहा है माइनर कैन बी एन एजेंट, सेक्शन 184 हमने देखा था अभी, तब इट इज अलाउड। हाँ 2.5 मिनट जल्दी, 15 पॉइंट्स है आपके पास। माइनर वाला हम तो देखते हैं, डिफिकल्ट वाला कौन सा है? बी का 1 तो एकदम ही टट्टी हो गया सर, ऑब्वियसली इसको हम 3 मार्क का क्या ही लिखेंगे इसको, तो पागल की जैसे। हाँ पर पूछ तो सकता है किसी से। हाँ दीदी अपने बात नहीं करी शायद। हाँ शुरू करते हैं, जल्दी कर, 2 मिनट में खत्म कर। पार्टनरशिप का आंसर है बेवड़े वो है, रात को नहीं सोया बेटे, तू तो सोया है ना। हाँ दीदी, he can, रीजन। क्या वापस वापस को क्या क्या क्या? लोन लिया था तब वो माइनर था माशाल्लाह। कहाँ लिखा मैंने, ऐसा बताना, ऐसा लिखा मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बताना कहाँ लिखा है ऐसा, तू जो बोल रही है ऐसा कहाँ लिखा होगा ना कहीं पे अपन ने, नोट्स वोट्स में पॉइंट नंबर 5 तो लिखा है अपन ने, बताना कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कुछ। 3 बार लिखने का आ गया दीदी। और किससे बात नहीं? हाँ दीदी अपन ने बात नहीं करी, बताइए क्यों? तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ। इनकम्प्लीट आंसर। हाँ वाइट। होगा कि नहीं होगा? स्टिल इनकम्प्लीट आंसर। हाँ पीछे भैया क्या इनकम्प्लीट है?
नहीं पता ही नहीं भैया को। हाँ ग्रीन भैया। क्या? मैं इसको आसान क्वेश्चन समझ रहा था, तुम इसमें भी हग रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा क्या ही होगा? बात तुमको शायद बच जाएगी लिख के लिख। हाँ सर। बोला ना उसने कुछ और बोल। बोला इन सब ने वही बोल दिया ऑलरेडी, और कुछ? इनकम्प्लीट। बाजू में। नहीं पीछे ब्लैक भैया। ज़ॉम्बी। बाजू में। बाजू में। नहीं पीछे। नहीं बाजू में। नहीं पीछे मैगी। नहीं बाजू में। सेम। हाँ न्यू दीदी तू बोल। वही 2 पॉइंट ब्लैक। नहीं वो पॉइंट नहीं है। हाँ, आगे। नहीं किसी ने पॉइंट नहीं बोला विद रिस्पेक्ट टू नेसेसिटी। किसी ने भी नहीं बोला। पॉइंट नंबर 5 नेसेसिटी वाला। कहाँ लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि नेसेसिटी था या नहीं था? उसने लिखा पर्सनल पर्पसेस, मतलब नेसेसिटी नहीं था। जब पर्सनल पर्पसेस था तो काय को रिकवर होगा? ऑब्वियसली रिकवर नहीं होगा। वॉइड एब इनिशियो केस का नाम भी लिख किया था मैं, तो पता नहीं उसने लिखा कि नहीं लिखा। 1168 कैनॉट 5 वॉइड एब इनिशियो। एक तो हगा अपन ने, हगने के बाद हंस रहे हैं फिर। पढ़ लेते हैं हाँ। हाँ फिर आंसर। आधा मार्क्स। ये 3 मार्क का था, 1.5 मार्क्स। वियान बोलता है सर लग्जरीज आर रिकवरेबल। मस्त जूम बंद करके आराम से सो जा। बहुत जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा। बोलता है गुड्स अदर देन नेसेसरीज आर रिकवरेबल। हाँ सर। ये बोलता है सर आपने लिखाया है, बताना कहाँ लिखाया है मैंने, प्लीज बताना, प्लीज बताना कहाँ लिखा है। मैं भी तो देखूं एक बार। जल्दी बोल। पहले भाई ने सेंटेंस मारा लग्जरीज आर रिकवरेबल, फिर बोला गुड्स अदर देन नेसेसरीज आर रिकवरेबल, फिर बोलता है सर आपने लिखाया है, फिर बोलता है सर थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बीच में लिखाया है। कर लेते हैं। इसमें आता है, इसमें थर्ड एंड फोर्थ के बीच में जाता है। 4 केसेस बनाए थे उसमें ही था। हाँ टॉप ऑफ द पेज पे, एकदम टॉप पे था। हाँ बोल। क्या लिखवाया? जल्दी बोलना। कौन सा पॉइंट? हाँ इसमें क्या? अदर देन नेसेसिटी, वहां पे गुड्स कैन बी रिकवर्ड। क्वेश्चन पे आते हैं। नवंबर दिसंबर 21 था। हम्म। 50,000 दिया पर्सनल पर्पस के लिए। कहाँ लिखा है? पहली बात तो गुड्स है। दूसरा केस फाइल करा है, कहाँ लिखा है गुड्स वापस लेने के लिए? तो आपके दिमाग में कहाँ से गुड्स आ गया बताइए? आपने लिखाया है, बताइए कहाँ लिखा है? ओ नहीं, ओ नहीं। अब तो हक दिया सर, लूज मोशन वाला। आगे बढ़ते हैं। मई 22। 6 मार्क का है। टाइम कितना मिलेगा आपको इसके लिए? 6 × 1.8 ना, कितना होता है? आई गेस 10.2, जो भी है। हम राउंड फिगर 11 रखते हैं, आप भी क्या रखोगे? एक्स्ट्रा टाइम दिया आपको मैंने। गुड टू गो। पता नहीं।
एक मार्क के लिए 1.8 मिनट्स मिलता है, 100 मार्क 180 मिनट, 3 घंटे का पेपर होता है, मतलब एक मार्क के लिए 1.8। ये क्वेश्चन है 6 मार्क का, तो 6 इंटू 1.8 विच गिव्स मी 10.8। बट क्योंकि आपको क्वेश्चन रीड करने का टाइम अलग से मिलता है तो मैं आपको रीड करने का टाइम अलग से देता हूँ। लेट्स कीप इट 11.5, 11.5 मिनट। उसमें आपका आंसर भी हो जाना चाहिए, राइट भी होना चाहिए, और 6 में से आपको 5 मार्क मिलना चाहिए। इफ लेसर बैंड बजाएंगे, और मैं 2-3 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। नहीं बताया, मेरे को पता है, मैं 3 बार बता चुका हूँ, काउंट भी पता हुआ है मेरे को। नहीं, अभी रिसेंट भी बताया था। एलडीआर ओपन करके लास्ट पेज पे था, पेज नंबर 48 पे, मुझे वो भी याद है। तेरा नहीं, मुझे याद है ना, तू कुछ भी बोल, मेरे को याद है। ये रहा पेज नंबर 48 होगा, ये लास्ट पेज, ये ले। 3 बार ओपन कर चुका मैं आपके बुक के अंदर, लोग फोटो भी खींच चुके हैं, दीदी ने एक बार फोटो भी खींचा था ऐसे, किसी ने लिख भी चुके हैं, तो हो चुका है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, नो एक्सक्यूजेस। 11:30 मिनट, ठीक है। मैं लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ, तू तो लिख रही हो, मैं लिखूं कि ना लिखूं? मैं भी लिखूं? नहीं, वैसे सेंसिबल भी है, बिकॉज अगर मैं ऐसा बोलूं कि 11:30 मिनट में आपका खत्म होना चाहिए, तो मेरा भी तो होना चाहिए। मेरा 6 मिनट में हो जाएगा, वो अलग बात है, पर ठीक है। जूम करते हैं और टाइमर चालू करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ब्लैक लास्ट मिनट पे जाओ, जल्दी जाओ। व्हाइट सेकंड लास्ट मिनट पे जाओ, अलग अलग बैठे हैं, एक एक बेंच पे एक एक। लास्ट, पागल, जा जल्दी जा। तू पागल तू क्यों गई? तू तो अकेली बैठी हुई थी ना, कैसी कैसी बात कर रही है पागल। जा, अभी बैठ गई तो बैठ जा, अकेले पीछे थर्ड लास्ट बेंच, तू आ गया जा। ये लड़का तुमको अलग से बोलो, बेवड़ो चालू करो ना, ऑटोमेटिकली मैच्योर इनफ। परफेक्ट। नहीं, डन, रेडी, मुझे तो एक पेज मैं भी लिखूंगा, 3 बार लिखने को दूंगा। प्राइस पेन देख, सही है। और सर शुरू कर, मैं जूम करता हूँ और टाइमर चालू करते हैं। मैं भी आपके साथ ही लिख रहा हूँ। भैया ने पेन दिया, भैया ने पेन दिया। For purchase of laptop on credit 60,000। For purchasing laptop on 1 August 21। कुछ लिखा नहीं है, एजुकेशन एजुकेशन कुछ लिखा हुआ नहीं है, अब नेसेसिटी नहीं है। She promised to pay back the outstanding amount with interest, इतना 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 इतना। She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father Mr. R will pay back on her behalf. After 1 year, when S was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay and told the owner that she is a minor and now he cannot recover a single penny from her. She will be adult on this date only after that agreement can be ratified. Explain by which the following way Mr. G will succeed in recovering the outstanding amount. Pehla, by filing a case against S, a minor, no, cannot be recovered. दूसरा, by filing a case against Mr. R, the father, no, cannot be recovered. By filing a case against S, a minor, for recovery of outstanding amount after its majority, no, cannot be recovered. तीनों का आंसर no था। ठीक है, B. A contract made with a by a minor is void ab initio pursuant to section number 11. A minor is not committed to contract and any agreement made with or by a minor is void from the very beginning. By filing the above provision, Mr. G will not succeed in recovering the outstanding amount by filing a case against S, a minor. M cannot bind his parent or guardian. In the absence of authority, a minor is not capable of binding the parent or guardian even for necessaries. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent. So Mr. G will not succeed in recovering the outstanding amount by filing a case against Mr. R, the father. No ratification after attaining maturity. A minor cannot ratify the agreement on attaining maturity as the original agreement is void ab initio and a void agreement can never be ratified.
In the given case, Mr. G will not succeed in recovering the outstanding amount by filing a case against S after she attains majority. मेरे आंसर पे आते हैं. बहुत गंदा लिखा है इसमें तो. ए ड्रॉप करते हैं एक बार. Okay, here we are. First page. इतना देख लेते हैं. 753 is what I took. हमने स्टार्ट किया रेलेवेंट प्रोविजन से, क्योंकि एक ही था लेकिन प्रोविजन लिखता. सेंटर ऑफ द पेज पे आंसर 3B जैसा आपने लिखा हुआ है. रेलेवेंट प्रोविजन उसमें लिखा एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 अ पर्सन कंपनी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नेचर साउंड माइंड नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. फिर जो क्वेश्चन थे उन सबका टॉपिक लिखा. A contract with or by a minor is void ab initio. उसने नहीं लिखा, मैंने लिखा केस लॉ का नाम. Minor can never be personally liable, but only his estate can be held liable. No ratification after taking majority as void agreement shall remain void. Minor cannot bind parents even for necessities if not specifically authorized. तो क्वेश्चन में जो पॉइंट हिट करे थे 15 में से 3-4 मैंने से वो 3-4 ही लिखे along with the case law. आगे और जहां पे सेक्शन आया उसको मैंने अंडरलाइन भी करा. नीचे जो क्वेश्चन था उसका एकदम शॉर्ट में समरी, उसका आपको 1 मार्क मिलता है, इसलिए नहीं तो मैं लिखता भी नहीं उसको, पर क्योंकि उसका 1 मार्क मिलता है हमने उसको वो भी शॉर्ट में कॉपी करके आपको बता दिया जो मेन पॉइंट्स थे. हम आते हैं सेकंड पेज पे. कंक्लूजन. नो, Mr. G will not succeed by filing a case against Shrishti as she is a minor and contract with or by a minor is void ab initio. Void ab initio underline करा, no underline करा, will not succeed underline करा. Second, no, Mr. G will not succeed as minor cannot bind parents in absence of authority. No underline करा, not succeed underline करा. तीसरा, no, Mr. G will not succeed as contract with or minor cannot be ratified after attaining majority. Again no underline करा, will not succeed underline करा. तो पेपर चेक फटक से नजर जाएगा उस जगह जहां जाना चाहिए. मे इट बी सेक्शन नंबर, मे इट बी केस लॉ अलग से लिखा हुआ, मे इट बी द मेन पॉइंट व्हाटएवर इशू. इस तरह से आंसर लिखा जाता है सर. आपका आंसर शायद राइट हो सकता है. इसका तीनों राइट था वैसे, कोई तो होगा, बहुत सारे थे. नाइस. लिखना किस तरह से, इस तरह लिखते हैं. ठीक है, आपने हगा होगा इट्स ओके बिकॉज आप पहली बार लिखे हो, शायद नेक्स्ट टाइम नहीं हगना पड़ेगा. मैं आपको 3 बातें बताई अब तक. सेंटर ऑफ द पेज पे जो भी आप आंसर लिखे हो उसको कॉन्स्पिक्यूअसली लिखा, 3 पार्ट में डिवाइड करा और जो काम करा उसको मैंने अंडरलाइन करा. स्टार्टिंग में रेंट प्रोविजन के अंदर भी और कंक्लूजन के अंदर भी. ठीक है, अब जा सकते हैं. कैन गो.